Assalamu alaikum. In this video we will discuss chapter number 23 of community medicine, that is community mental health. छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें से एक MCQ आना होता है, तो इसको हम लोग जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पता होना चाहिए। मेंटल हेल्थ की जो आसान से एक डेफिनेशन हो सकती है वो है कि बैलेंस्ड स्टेट ऑफ पर्सनस पर्सनैलिटी एंड इमोशनल एटीट्यूड। लाइक पर्सन की पर्सनैलिटी और उसके इमोशंस में अगर बैलेंस स्टेट है तो वो मेंटली हेल्थी पर्सन है। ठीक है, अगर हम मेंटल इलनेस की क्लासिफिकेशन करें तो उसमें हमारे पास दो तरह की इलनेस आती है, एक मेजर इलनेस और एक माइनर इलनेस। ठीक है, मेजर इलनेस को हम साइकोसिस भी कहते हैं और माइनर इलनेस जो है उसको न्यूरोसिस भी कहते हैं। अब अगर हम साइकोसिस की आगे 3 टाइप्स होते हैं जिसमें शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, जिसे हम स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते हैं, और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, और पैराओनिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि जो पेशेंट है ना उसने अपनी एक ड्रीम वर्ल्ड बनाई होती है और वो उसमें रह रहा होता है। ठीक है, मैनिक डिप्रेसिव में क्या होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं। लाइक कभी वो बहुत खुश होता है, कभी वो बहुत डिप्रेस होता है। तो क्या है कि हाइट्स ऑफ एक्साइटमेंट और डेप्थ ऑफ डिप्रेशन जो है उसके सिम्टम्स वेरी करते हैं। और पैरानिया में जो है उसमें क्या होता है कि सस्पिशन, लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंट को शक व शुबहात होते हैं। ठीक है, और माइनर इलनेस की अगर क्लासिफिकेशन करें तो उसमें 2 तरह की डिजीज़ आती हैं, न्यूरोसिस जिसे हम साइकोन्यूरोसिस भी कहते हैं और पर्सनैलिटी और करेक्टर डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, लाइक वो सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, इसमें अगर हम जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट क्या करता है कि सिम्टम्स इसमें आते हैं ऑब्सेशंस के और कंपल्शन के। ठीक है, पर्सनैलिटी करेक्टर डिसऑर्डर क्या है कि अगर किसी पेशेंट को लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा है या उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से वो पर्सनैलिटी और करेक्टर डिसऑर्डर का शिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस, काजेज ऑफ मेंटल इलनेस। तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं 4 बेसिस पे। सबसे पहले ऑर्गेनिक में कोई भी डिजीज़ हो सकती है जिसमें सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, न्यूप्लाज्म हो सकते हैं, कोई कैंसर कंडीशन हो सकती है, मेटाबॉलिक डिजीज़, एंडोक्राइन डिजीज़ वगैरह। हेरिडिटरी में शिज़ोफ्रेनिया आता है। ठीक है, और सोशल पैथोलॉजिकल काजेज में क्या आता है कि पेशेंट को अगर एनजाइटी है, स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, या ब्रोकन होम्स वगैरह है, वहाँ पे हमारे पास मेंटल इलनेस के काजेज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ सकती हैं जिसमें मर्करी और लेड वगैरह है, और साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, बार्बिचुरेट्स और अल्कोहल। और अगर किसी पेशेंट को थायमिन या पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी है तो उसमें भी मेंटल इलनेस देखी जाती है। उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो है उसमें भी मेंटल इलनेस हो सकती है, और ट्रोमेटिक फैक्टर्स और रेडिएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट UQ जो है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंसान मेंटली हेल्दी है तो वो क्या करता है कि वो अपने बारे में कंफर्टेबल होता है। ठीक है, लाइक वो खुद को ना तो अंडर एस्टिमेट करता है ना ओवर एस्टिमेट करता है, दूसरों के बारे में सही सोचता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है कि जो उसकी डिमांड्स हैं लाइफ की उनको मीट करता है। ठीक है, लाइक अगर वो अच्छा डिसीजन ले रहा है, ठीक है, डिसीजन लेना तो वो डिसीजन ले रहा है, प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है, और वो अपने इमोशंस जो हैं लाइक फियर, एंगर, लव, गिल्ट, इनको कंट्रोल करना उसे आता है, तो मेंटली हेल्दी पर्सन है। ठीक है, और इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। किसी भी काम को करने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन की लाइक जो सेंस होती है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। इसका जो मैंने निमोनिक बनाया था वो है दी बॉस। डी को DE लिख लें। ठीक है, तो दी बॉस, D से डिप्रेशन, E से एपिलेप्सी, और B से जो है वो है हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर, O से OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और S से शिज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो उसको हम 3 लेवल्स पे करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आपको पता है कि 2 चीज़ें आती हैं, एक हेल्थ प्रमोशन और एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन हम कैसे करेंगे कि मेंटल हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इस तरह करेंगे कि जो पेशेंट है उसका सोशल सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो स्ट्रेस को कोप अप कर ले। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आता है, तो डायग्नोसिस जो है वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है, और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो है वो साइको एक्टिव ड्रग्स के थ्रू हम करते हैं। जो टर्शरी प्रिवेंशन है उसमें क्या होता है कि इमोशनल एंड सोशल रिहेबिलिटेशन होती है। नेक्स्ट जो है वो ये वाला क्वेश्चन एनुअल 2019 में जो पार्ट B है ना, व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम।
तो वो बुक में नहीं है, वो आप देख लें एक बार। उसमें कौन सी सर्विसेज होती है कि इन पेशेंट सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज, एमरजेंसी सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग और रिसर्च और इवेल्युएशन। ये वाली सर्विसेज जो हैं वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ डिजीज़ हैं लाइक जिनकी डेफिनेशंस एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूरोसिस, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहा होता है लेकिन ख़ुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से लाइक जो न्यूरोसिस जो है वो उसको कहते हैं, ठीक है। डेल्यूजन में क्या होता है कि जैसे डेल्यूजन एक फॉल्स होता है लेकिन फर्म बिलीफ होता है किसी ऐसी चीज़ पे जो कि फैक्ट नहीं है, ठीक है। और इल्यूजन जो है वो एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका फॉल्स इंटरप्रिटेशन की हुई है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर किसी स्टिक को कोई बंदा स्नेक समझ रहा है तो ये उसका इल्यूजन है, ये डेल्यूजन नहीं है, ठीक है। डेल्यूजन वो चीज़ होती है जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन फिर भी उसका फर्म बिलीफ है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। एंड नेक्स्ट इज़ हेलुसिनेशंस तो सबको पता है, विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, फॉल्स परसेप्शन विदाउट अ सेंसरी स्टिमुलस, लाइक जिसमें सेंसरी स्टिमुलस नहीं होता लेकिन फिर भी पेशेंट को लग रहा है कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है या उसको कोई दिखाई दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो ड्रग एडिक्शन जो है वो एक पीरियोडिक और क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन होती है जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए हार्मफुल होती है, और ये किसी भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के ज़्यादा इंटेक लाइक बार बार इंटेक करने की वजह से होती है, ठीक है। अब ड्रग हैबिट क्या होती है? ड्रग हैबिट ही होती है कि किसी भी ड्रग के कंटिन्यू यूज़ की वजह से जो है ना उसकी आदत हो जाती है। लाइक अगर किसी को कॉफ़ी इंटेक बहुत ज़्यादा कोई कॉफ़ी इंटेक कर रहा है तो जो कैफ़ीन है वो उसकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, ठीक है। और ड्रग एब्यूज़ क्या होता है? ड्रग एब्यूज़ जो है वो किसी भी ड्रग का यूज़, लाइक अगर कोई पेशेंट खुद सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहा है किसी भी ड्रग को लेकिन नॉन मेडिकल रीज़न, उसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है और इतनी क्वांटिटीज़ में कि वो पेशेंट के जो फंक्शन करने की एबिलिटी है उसको इम्पेयर कर रहा है, तो उसे हम ड्रग एब्यूज़ कह देते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूक्यू आल्सो। ड्रग डिपेंडेंस में क्या होता है कि ड्रग डिपेंडेंस में जब भी कोई पेशेंट ड्रग लेता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बॉडी के और ड्रग के दरमियान एक इंट्रैक्शन होता है। अब जब वो इंट्रैक्शन होता है तो उसके रिज़ल्ट में कुछ रिस्पॉन्स बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक रिस्पॉन्स ये होता है कि वो उसमें कंपल्शन आ जाती है कि वो बार बार किसी ड्रग को लेगा, ठीक है, उसी ड्रग को बार बार लेगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, लाइक वो क्यों लेगा? ताकि जो उसको वो वाला सुकून मिल रहा है उस ड्रग को लेने से वो एक्सपीरियंस कर सके दोबारा, या फिर जो उसको बेचैनी हो रही है उसकी एब्सेंस में उसको अवॉइड कर सके। तो इसे हम कहते हैं कि किसी भी ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाना। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, जिसका निमोनिक कांट होप होता है ना, तो इसको होप कर लें, ठीक है। सी से आता है कोकेन, ए से आता है अल्कोहल, एन से नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जिसमें ओपियम, मॉर्फिन और हीरोइन होती है, ठीक है। टी से ट्रांक्विलाइजर्स, और एच से जो है वो हिप्नोटिक्स जिसमें बारबिचुरेट्स है, और ओ से लाइक वही ओपियम, और बी से बारबिचुरेट है, ठीक है। अब दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक हार्ड ड्रग होती है और एक सॉफ्ट ड्रग होती है। हार्ड ड्रग जो टर्म यूज़ हम करते हैं वो नारकोटिक्स के लिए करते हैं जिसमें ओपियम, मॉर्फिन और हीरोइन आती है, और सॉफ्ट ड्रग जो है वो हम नॉन नारकोटिक्स जिसमें हिप्नोटिक्स या स्टिमुलेंट्स आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ ड्रग एब्यूज़, लाइक किसी भी ड्रग एब्यूज़ के रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं कुछ, जिसमें ब्रोकन होम्स होते हैं, ठीक है, या किसी बंदे को पीयर प्रेशर में आके वो स्मोकिंग स्टार्ट करता है या ड्रग एडिक्ट बन जाता है। उसके अलावा वो वाले एरियाज़ जहाँ पे क्राइम के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, या जहाँ पर ड्रग यूजिंग गैंग है, या फिर जहाँ पे ड्रग्स जो है वो बहुत इजीली सोल्ड आउट होती हैं और प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, या फिर हॉस्टल्स में मोस्ट कॉमनली जो है वो ड्रग अब्यूज़ केसेस देखे जाते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट आता है, लो इनकम आता है और पुअर हाउसिंग आती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर किसी पेशेंट को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या उसने वेट को लूज़ करना है, या फिर एलीट क्लास में कूल दिखने के लिए जो है वो कुछ लोग ड्रग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, जो कि हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है, लाइक जो भी ड्रग एडिक्ट है, उसका डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम होता जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़। उसके अलावा भूख कम हो जाती है, बॉडी वेट कम होने लग जाता है, ठीक है, और स्पीच जो है वो स्लर हो जाती है, स्लीपीनेस बहुत ज़्यादा, पेशेंट जो है वो सोने लग जाता है, लेथार्जी बहुत ज़्यादा उसको फील होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, ठीक है, नोज़िया, वॉमिटिंग और बॉडी पेन वगैरह भी
लाइक सिम्टम्स में आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि नीडल्स और सिरिंजेस वगैरह जो हैं वो भी उसके पास से मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रिवेंशन में हम 3 तरह के अप्रोचेस करते हैं ड्रग एडिक्ट्स में। एक लीगल अप्रोच होती है, एक एजुकेशन और एक कम्युनिटी अप्रोच होती है। लीगल अप्रोच में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम टोबैको के सेल को प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्कूल्स और पब्लिक स्पेसेस में स्मोकिंग को प्रोहिबिट करते हैं और पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। एजुकेशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन कंपेन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टीवी मोबाइल्स वगैरह पे पब्लिक इंफॉर्मेशन कंपेन्स रन करते हैं। और कम्युनिटी अप्रोच में ये करते हैं कि अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ लाइक एथलीट स्पोर्ट्स रिलीजन वगैरह में एक्टिविटीज़ जो हैं वो देते हैं पेशेंट को कि वो उनमें टेक पार्ट करे। नेक्स्ट इज़ अल्कोहलिज़म। अल्कोहलिज़म एक इम्पॉर्टेंट जो MCQ है वो ये है कि नॉर्मल जो वीकली लिमिट है, नॉर्मल तो नहीं कह सकते लेकिन वीकली जो लिमिट है अल्कोहल की वो है 21 यूनिट्स पर वीक, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या हैं अल्कोहलिज़म के। सोशल देखें तो सबसे पहले क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ करते हैं, ब्रोकन फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं, इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट और इंजरीज एंड डेथ ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल में जो है वो एब्सेंटिज्म और सुसाइड देखी जाती है। नेक्स्ट टोबैको स्मोकिंग में इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। 3900 कंपाउंड्स जो हैं टोबैको प्लांट में आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनमें टॉक्सिक अगर हम बात करें तो उनमें बेंजीन आ जाता है, टार आ जाता है, एल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, एरोमेटिक अमाइंस और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट अगर कोई इंसान लाइक पैसिव स्मोक करने का मतलब ये है कि वो कोई और इंसान स्मोकिंग कर रहा है लेकिन उसका जो टोबैको स्मोक है वो दूसरा पेशेंट भी दूसरा बंदा भी इनहेल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। टोबैको फ्री इनिशिएटिव पाकिस्तान में जो है वो मई 2000 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ WHO ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि टोबैको प्रमोशन जो है उसको बैन करेंगे, एंटी टोबैको लेजिस्लेशन लाइक लॉज बनाएंगे और नेशनल अवेयरनेस कंपेन्स रन करेंगे और उसके अलावा रिसर्च भी अंडरटेक की जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ एजुकेशन।